गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 31 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि ईडी समन्स केजरीवाल। ठीक है, तो दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी थी, जिस केस के अंदर जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो डेप्यूटी हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जेल हुई है। ठीक है, बहुत टाइम से वो ऑलमोस्ट 2 साल से जेल के अंदर है। उनको बेल होने वाली थी, वो बेल भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। वो बीच में बीमार भी हुए, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। और केस क्या है, एक्साइज पॉलिसी का। अब वो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के अंदर से हटा दी गई थी। उससे 6 महीने पहले, यानी आज से 6 महीने पहले सीबीआई ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। ऑल्दो उतने ज़्यादा मजबूत सबूत मतलब कि पब्लिक के सामने नहीं रखे गए हैं, ऐसा कुछ आपके नेताओं का भी बोलना है। उनका कहना है कि ये लोग बस हमारी इमेज ख़राब करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे झूठे केसेस हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अरविंद केजरीवाल के पास भी ये नोटिस आया है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जी का, और उन्होंने उनको सम्मन किया है। उन्होंने उनको बुलाया है कि एक्साइज केस से रिलेटेड हमें कुछ बात करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो आप हमारे पास आइएगा। तो ये बस यहाँ तक था। आगे इसमें कुछ आता है तो आई शेयर विद यू। नेक्स्ट आर्टिकल इज दिल्लीज AQI। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ओके। यहाँ पे देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर यानी निकाला गया है एम्स के अंदर। तो एम्स ने एक स्टडी की है, और उस स्टडी में उनके पास जितने भी लोग आए हैं अभी, मतलब कि पेशेंट्स जो आए हैं, उन लोगों के ऊपर जो स्टडी हुई है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो इमरजेंसी के पेशेंट्स है, ER के पेशेंट्स है, उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो 53% से ज़्यादा बढ़ गया है। और इसको उन्होंने AQI के साथ रिलेट कर दिया। ऑल्दो इसके ऊपर एक और अच्छा आर्टिकल भी आया हुआ है कि कैसे पॉल्यूशन जो वो बढ़ता जा रहा है, और वो हम देखेंगे एडिटोरियल पेज पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दिल्ली के जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनको, उनके अंदर जो PM है यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं, वो 2.5 जो है वो बढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 19.50%। ओके, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी बढ़ोत हमने देख ही लिया ऑलरेडी, कितनी है? 53%। हॉस्पिटल के एडमिशन्स को यहाँ पे देखिए तो नॉन रेस्पिरेटरी जो कोमोर्बिडिटीज़ हैं वो 68.20 के हिसाब से बढ़ चुकी हैं, और जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इलनेसेस है वो भी 20.30 से बढ़ी हुई हैं। तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर की कैटेगरी में आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, वेरी पुअर। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इंडिया का है उसको 6 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, गुड और नाइस, फिर सीवियर, मॉडरेट, और ऐसे करके यहाँ पे आप 3 में मैं आपको बांट रही हूँ, इसमें से बीच का आप लगा लीजिएगा। तो गुड कौन सा होता है? जो 0 से 50 के बीच में हो। और सीवियर कौन सा है? जो 401 से लेके 500 के बीच में होता है। और फिलहाल वेरी पुअर इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया अभी दिल्ली की जो चल रही है क्या चल रही है? वेरी पुअर की कंडीशन में, यानी कि ऑलमोस्ट 300 तक की, 250 से 300 तक का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली का फ़िलहाल चल रहा है। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इमरजेंसी में यहाँ पे नंबर हुए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। दैट्स इट फॉर दिस। वर्ल्ड के पेज पे हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि गाज़ा सिटी स्ट्रक फ्रॉम 2 साइड्स एज इजरायली टैंक्स ट्रूप्स एडवांस। तो गाज़ा का जो शहर है, गाज़ा जो सिटी है, मतलब कैपिटल है गाज़ा की, वो 2 जगहों पे स्ट्रक हो गई है। उसको बीच में ले लिया गया क्योंकि इजराइल के जो ट्रूप्स हैं वो लोग एडवांस करें आगे बढ़ रहे थे। कि कैसे जो मिलिट्री के आपको ट्रक दिखाई दे रहे हैं, मिलिट्री के यहाँ पे टैंक दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जो टैंक्स और ट्रक्स है कैसे गाज़ा के अंदर जा रहे हैं। नॉर्थ साउथ हाईवे फ्रॉम वेयर इजराइल ऑर्डर्ड गाजा टू फ्ली ब्लॉक। तो नॉर्थ जो साउथ का हाईवे था गाज़ा के बीच में, गाज़ा सिटी के बीच में, आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले कैसे इजराइल ने गाज़ा के जो नदर्न पार्ट है, ये नदर्न पार्ट ऑफ गाज़ा है, ये सदर्न पार्ट ऑफ गाज़ा है। ठीक है, यहाँ के जो पीपल्स थे, लोग थे जहाँ पे, उनको बोला था कि आप लोग इस नॉर्थ साउथ हाईवे से जाते हुए सदर्न पार्ट के अंदर चले जाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एयर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक की भी, और एक एयर स्ट्राइक जो है वो हो गई यहाँ पे इसके हॉस्पिटल के ऊपर। उसके लिए बहुत सारे नेशंस ने जो है गाज़ा को कंडेम्ड भी किया कि ये आपने अच्छा नहीं किया, उसकी निंदा भी की है इजराइल की। और
इसी के बाद से अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग तो चले गए थे, ऑलमोस्ट ऐसा माना गया था कि 1 मिलियन पीपल्स जो हैं उनको अपना घर छोड़ के साउथ के अंदर, साउथ गाज़ा के अंदर जाना पड़ा था। लेकिन अब बहुत सारे लोग नहीं भी गए थे, कुछ लोगों को मतलब ऐसा भी लगा कि नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो पहले भी नहीं गया था और अभी भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका बोलना है, कुछ हॉस्पिटल्स, ओनली 10 हॉस्पिटल यहाँ पे नदन गाज़ा के अंदर अभी फंक्शनिंग है, उनका बोलना है कि अगर वो लोग चले जाएंगे तो जो वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और वो लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो वो लोग इसलिए यहाँ पे नहीं जाएंगे। दूसरी बात, ये जो इसको जो इज़राइल ने सेकंड स्टेज ऑफ वॉर यानी कि अटैक का नाम दिया है, जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि ये सेकंड स्टेज ऑफ अटैक है, ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड से हमारे जो सोल्जर्स हैं वो लोग अब अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से पेनिट्रेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। कब होने शुरू हुआ? 2 दिन पहले से ये होना शुरू हुआ, यानी कि 29 अक्टूबर से शुरू हुआ था। और इसके अलावा अब इन्होंने शहर को दोनों तरफ से घेर लिया। मान लीजिए दिस इज़ गाजा स्ट्रिप, ओके, छोटा सा। अब इजराइल के सोल्जर्स यहाँ से भी इनको घेरे हुए हैं और यहाँ जो गाजा सिटी है यहाँ से भी इसको घेरे हुए हैं। नीचे तो हमें पता है कि पेनिनसुला है जो कि अरब का है, यहाँ पे सनाई है जो कि इजिप्ट का है। तो ये दो जो जगह है यहाँ से तो इजराइल नहीं घेर सकता, इसीलिए उन्होंने इन दोनों, ये जो ऊपर वाला 1 एंड ये जो नीचे वाला 2, इन 2 पार्ट से गाज़ा स्ट्रिप जो है उसको पूरे तरीके से घेर लिया है, ठीक है। और वो मतलब अभी गाज़ा सिटी यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, और अब वो इसके अंदर और ज़्यादा करने वाला है चीज़ों को। चलिए हम एक बार गाज़ा सिटी के लोकेशन को मैप पे भी देख लेते हैं, और लेट्स सी। हम अफ्रीका के पास वैसे ही थे तो बिल्कुल आते हैं यहाँ पे इज़राइल के पास, और इज़राइल में हम देखते हैं कि गाज़ा जो है, ये गाज़ा स्ट्रिप जो है कितना छोटा सा है, ठीक है। और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर यहाँ पे रफ़ा की क्रॉसिंग है जो कि इजिप्ट का जो ये सिनाई, देखिए नॉर्थ सिनाई है, सिनाई पेनिनसुला, यहाँ से इसके अंदर जब जाते हैं तो दिस इज़ राफ़ा स्ट्रिप। राफ़ा के शहर भी हैं दोनों साइड में, इसीलिए इसको राजा राफ़ा वो भी बोला जाता है स्ट्रिप के नाम से भी। और यहाँ पे गाज़ा है और तेहरा अलमसदार। यहाँ पे इज़राइल देखिए कि कैसे इज़राइल के यहाँ से सिनाई पेनिनसुला को इससे नहीं घेर सकता है, इसलिए इज़राइल जो सदन को तो उन्होंने वैसे ही बोला हुआ है कि आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। तो जो ये गाज़ा है यहाँ पे, यहाँ से लेते हुए और ऊपर से यहाँ पे नेतिव हा हसारा, ये जाकिम, ये खोल जेते, इन दोनों जगह से उसने गाज़ा को घेर लिया है, ओके। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी न्यूज़ पे। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इज़राइल के अंदर ये जो आंकड़ा है 1400 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। ये पिछले 7 दिनों से ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई ख़ास सा बदलाव हो नहीं रहा है। लेकिन जब बात होती है पैलेस्टाइन की तो वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। कल भी ऐसा माना गया है कि 304 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हो चुकी है, उनको मार दिया गया है। इन सभी में से जो इंजर्ड पीपल हैं, अगर जिनको जो घायल हुए हैं, कुछ लोग को डेथ हो गई है, 8000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये आंकड़ा आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो 8500 तक हो गया होगा, ठीक है। अगर जैसे कि देख रहे हैं हम, तो उन आंकड़ों के हिसाब से अनुमान तो लगाया जा ही सकता है। अगर घायलों की बात करते हैं, इंजरी की बात करते हैं, तो इज़राइल में ये टोटल नंबर है 5400, यानी कि 5300 से ज़्यादा। और पैलेस्टाइन में ये है 20242, 20000 से भी ज़्यादा। इन 20000 में से 3457 जो है वो बच्चे हैं, और 2136 जो है वो वुमन है, यानी कि ऑलमोस्ट जो 5000 जो रेशो निकल के आएगा। तो बच्चों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा समूह देखा गया है जिनको इंजरी हुई है। नॉर्मल सी बात है, इतनी एयर स्ट्राइक हो रही हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह है। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड पे से हमारे पास है, मिड ईस्ट मस्ट कंसिडर ए 2 स्टेट सॉल्यूशन आफ्टर द वॉर, बाइडन। तो बाइडन जो है वो पहली बार ऐसा ज़्यादा पुश कर रहे हैं, इज़राइल को भी ये कहीं ना कहीं और अरब नेशंस को भी, दोनों को ही ये एक अपने तरीके से इज़राइल प्लस अरब नेशन, ठीक है, इन दोनों को ये बता रहे हैं कि कैसे इन दोनों को अरब और या फिर यहाँ पे पैलेस्टाइन भी लिख सकते हैं, पैलेस्टाइन, कि कैसे इन दोनों कंट्रीज़ को अभी वॉर के बाद से, क्योंकि पहले क्या देखने को मिला था 1967 में कि इज़राइल ने पूरा का पूरा ही कब्जा ही कर लिया था उसके ऊपर। उसके बाद हमास ग्रुप निकल के आता है, कोई भी
देखिए फिर से यहाँ पे ना मैं एक टिप्पणी खुद से देना चाहती हूँ कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज़ अगर होती है तो वो बिना ज़रूरत के तो नहीं बनेगी, राइट। तो इसीलिए मदर ऑफ इन्वेंशन कोई भी चीज़, तो हमास का अगर जन्म होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना किसी कारण के बस ऐसे ही बन गया। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीज़न तो उसके पीछे रहा है, और उसका रीज़न था कि उसको फुल स्टेटहुड का जो रिकॉग्निशन है वो इजराइल नहीं दे रहा था अच्छे तरीके से। हाँ, उन्होंने उनको पार्लियामेंट गवर्नमेंट वगैरह बनाने की परमिशन दी, वो भी कब दी, जब हमास लगातार 1880 से लड़ता हुआ बन गया। उसके बाद वो लड़ता रहा कब तक, 2005 तक। 2005 में जो इजराइल है वो वहाँ से निकल जाता है और हमास को बोलता है कि ठीक है, आप लोग जो है अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए। और यही देखने को मिलता भी है कि हमास पॉलिटिकली इलेक्शन जो है गाज़ा के अंदर जीत जाते हैं और एज अ पॉलिटिकल पार्टी उभर के बाहर आते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो लोग बाहर आते हैं। तो यहीं पे कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ पे है कि इजराइल ने हमेशा उन लोगों को वो जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है, और यही प्रॉब्लम हमेशा से हमास को रही भी है। और अब वो ज़्यादा चाहते थे कि हमारी टेरिटरी जो हो और थोड़ी बड़ी हो, ज़्यादा हो, रिकॉग्नाइज्ड किया जाए। तो अब जो बाइडन जो है यूएसए की तरफ से उनका कहना है कि उनका ये एक तरीके से सुझाव है दोनों कंट्रीज़ को, जो इंडिया हमेशा से देता रहा है। मतलब 1947 से ही इंडिया जो है वो इसी सुझाव पे टिका हुआ है। आज भी इंडिया का स्टैंड यही है कि 2 स्टेट, ठीक है, कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अभी ऐसा ना हो जाए कि हमास को इतना ज़्यादा वॉर के बाद फिर से गाज़ा के ऊपर इजराइल अपना स्थापित्व जो है वो कर ले और उन लोगों को नहीं दे जो उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये जो एंटी सेंटिमिज़म है या फिर जो इस्लामाफोबिया है, यानी कि इस्लाम के प्रति या फिर यहूदियों के प्रति, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। नफ़रतें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी और इससे ज़्यादा बुरा रेपरकशन आगे देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए उनका मानना है कि 2 स्टेट थ्योरी होनी चाहिए। 2 स्टेट्स आराम से एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करो और पॉलिटिकली रहो। मतलब और भी तो ऐसी स्टेट्स है ना जैसे अलग होती हैं और फिर वो बाद में एक दूसरे के साथ रहती हैं, और दूर क्यों जाना। इंडिया पाकिस्तान को ही देख लो। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया ने कभी भी अपनी हदों को नहीं भूला, उन्होंने कभी भी बाउंड्री अक्रोच करके ऐसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं किया, तो ठीक है, रह रहे हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। एंड दिस इज़ ए स्टेटमैनशिप वैक्यूम बाय देयर लैक ऑफ पॉलिटिकली इमेजिनेटिव रिस्पॉन्सेज स्टेट आर पुशिंग देयर सोसाइटीज डीपर इनटू द अबैस। तो प्रताप भानु मेहता जी जो है ये इस आर्टिकल को लिखते हैं और ये बताते हैं कि कैसे 24 दिन से ऑलमोस्ट 24 दिन हो गए हैं जब से ये वॉर जो है वो शुरू हुई है। कब हुई थी ये वॉर? ये वॉर जो शुरू हुई थी वो हुई थी 7 अक्टूबर को, ठीक है, 2023 में। और ये उस टाइम पे हुई थी जब जैविश जो है वो अपना 1 वीक, ठीक है, 1 हफ्ते से वो लोग जो है वो अपना क्या मना रहे थे, हार्वेस्ट का फेस्टिवल मना रहे थे। ये उन लोगों का सबसे वो होता है, मतलब कि पवित्र एक फेस्टिवल होता है उन लोगों के लिए। तो वो उस फेस्टिवल को शहादत नाम है उसका, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी के बाद सुबह सुबह 6 AM बिना कुछ इंडिकेशन दिए, बिना कुछ चुनौती, यानी कि कुछ भी बिना बताए वहाँ पे अटैक कर दिया जाता है हमास के द्वारा। लेकिन यहाँ पे भानु प्रताप मेहता जो है वो इस तरीके से बात करते हैं कि कैसे आज वर्ल्ड के अंदर इतनी अलग अलग पॉलिटी है, यूएन के रेजोल्यूशंस हो रहे हैं। हमें पता चला कि कैसे यूएन के अंदर 121 कंट्रीज़ जो है उन्होंने सीज़ फायर के ऊपर बात की कि नहीं, सीज़ फायर को हो जाना चाहिए, इजराइल को अब और ज़्यादा हमला नहीं करना चाहिए। कितने ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। आप हमास के ग्रुप में कितने लोग हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 पीपल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मौत अगर देखी जाए गाज़ा के अंदर, अगर वहाँ पे देखा जाए कि कितना ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, तो वो आंकड़ा तो मैं देखा ना कि 8500 से ऊपर जा चुका है। तो ये सभी लोग हमास के लोग नहीं थे, ये लोग वो सिविलियन थे जो कभी भी लड़ाई चाहते ही नहीं हैं, ठीक है, जिनकी कोई गलती थी ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भानु प्रताप मेहता कहते हैं कि जैसे अलग सी कंडीशन है सभी कंट्रीज़ की। सबसे पहले वो एग्जांपल देते हैं यूएसए का। उनका मानना है कि ये तो किसी को नहीं ये तो मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि यूएसए जो है वो इजराइल का साथ देगा। ये तो सबको पता ही था, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला भी था, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये शौक हो जाते हैं कि कैसे यूएसए जो है वो इजराइल को इस बात पे भी मतलब इतना ज़्यादा साथ दे रहा है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा
ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोगों की डेथ हो चुकी है इतनी ज़्यादा मात्रा में, सिविलियंस की डेथ हो चुकी हैं। तो अभी भी यूएसए जो है वो अपने कदमों को, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर ले, क्योंकि यूएन में जब सीज़ फायर के ऊपर वोटिंग होती है तो यूएस जो है वो और इज़राइल दोनों इस चीज़ के अगेंस्ट वोट करते हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट वोट करती हैं। तो ये काफ़ी मतलब कि इनके लिए थोड़ा शॉकिंग हो जाता है कि यूएसए को शायद सीज़ फायर के अगेंस्ट वोट करने की ज़रूरत ना भी होती। फिर ये बताते हैं ईरान की तरफ कि ईरान की कंडीशंस क्या है। जब ये बढ़ते हैं ईरान की तरफ तो बताते हैं कि कैसे ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है दो कंट्रीज़ को, लेबनान को जो कि बिल्कुल इज़राइल और गाज़ा के पास ही है, एंड सीरिया। ठीक है, तो हमें पता है कि कैसे सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ऊपर लेबनान, इन सब के साथ इज़राइल का बॉर्डर टच होता है। ठीक है, और ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको कहीं ना कहीं बोल रहा है कि ठीक है आप लोग भी जाइए, लड़ाई कीजिए। तो ईरान की भी मतलब इसमें पोजीशन जो है वो भानु प्रताप मेहता को ठीक नहीं लग रही है। मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये किन के साथ हो रहा है, कोई इनका वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑल्सो सऊदी अरेबिया की भी बात करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया वैसे तो इतने सालों तक हमेशा से इस मुद्दे को उठाए हुआ था कि हमास के साथ जो है इसराइल ने गलत किया है, उनके लोगों के साथ इसराइल ने गलत किया है, लेकिन जब अब उनके वेलफेयर की बात आती है, जब उन पर क्वेश्चन उठ रहे हैं तो ये चुपचाप बैठा हुआ है। मतलब कोई भी इसका खासा एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो लोगों के वेलफेयर के ऊपर मतलब एक मुद्दा बनाए रखना दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन अभी वेलफेयर आने पे उनका कुछ काम नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। फिर ये बताते हैं यूएसए और इंडिया का एग्जांपल देते हुए, यूएसए के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन फिर जब ये इंडिया के बारे में बताते हैं तो ये ऑल्सो बताते हैं कि कैसे ये एक मीटिंग में कहीं पे गए हुए थे कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहाँ इनसे कोई पूछता है कि इंडिया खुद को एक साउथ का ग्लोबल लीडर बोलता है। ठीक है, साउथ का क्या बोलता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बोलता है, यानी कि साउथ की जितनी भी कंट्रीज़ है वो यूएसए की तरह उनका एक लीडर बन के आएगा, वो उनके क्वेश्चंस को आगे रखेगा, पुट फॉरवर्ड करेगा और अपनी जगह बनाएगा ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ है क्या, इक्वेटर से नीचे जो भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली। वैसे तो इंडिया जो है वो खुद इक्वेटर से ऊपर आता है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, या इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो इक्वेटर से ऊपर है, लेकिन बहुत सारी जैसे साउथ अमेरिका जो है उसकी पोजीशन इक्वेटर से नीचे आती है, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ जो हैं। उसके अलावा अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पोजीशन जो है वो मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे वो लोग इक्वेटर से नीचे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया तो खुद में चलो एक एम्पावर्ड कंट्री है, उसके तो इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पे और नेशंस एंड दिस इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं। तो इंडिया खुद को इनका एज अ लीडर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अभी इंडिया कैसे एब्सटेन कर चुका है ना, उसने ना यूएन में कोई वोट दिया, वो खुद को हटा दिया कि ठीक है नहीं मुझे कोई वोट नहीं देना, मुझे नहीं पता, सीज फायर करना है तो कर दो, नहीं करना है तो नहीं करो। मतलब इंडिया की पोजीशन ही बिल्कुल अलग थी। और यहाँ पे जब ये सवाल पूछता है तो वह सवाल में उनसे ये भी पूछा जाता है कि क्या आप इंडिया मतलब को फॉलो कौन कर रहा है, वो खुद लीडर तो बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं पैराडॉक्सिकल हो जाता है। और ये स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे ये ऐसे बताते हैं कि कैसे यूएसए का जो बाइडेन जो है वो खुद को अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक तरीके से ये बात बोली थी कि वो लोग लीडर है, वो सबसे पावरफुल कंट्री है जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के अंदर ना आज तक ऐसी कभी हुई है। लेकिन भानु प्रताप मेहता बोलते हैं कि देखिए उनको कहने से कुछ नहीं होता है, वर्ल्ड को ये बात पता है कि कैसे वो इराक के अंदर फेल हो चुके हैं, कैसे वो अफ़गानिस्तान के अंदर फेल हो चुके हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं उनकी पावर के बारे में पता ऑलरेडी लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग बबल में रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इंसान इसमें क्या कर सकता है। एट द एंड वो बताते हैं कैसे कि ये सब जो है, ये इन सब नेशंस की जो पोजीशन है, जैसे हमने बड़े बड़े नेशंस जो इसमें लगे हुए थे उनकी पोजीशन को ध्यान दिया। ये ऑल्सो ये भी बताते कि इंटरनेशनल पोजीशंस में या इंटरनेशनल जब आप कोई भी कंट्रीज़, कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी गवर्नमेंट्स होती है तो वो खुद ब खुद ऐसा चाहती ही नहीं है कि उनको अपने रिसोर्सेज को खर्च करना पड़े, वो भी किसी और थर्ड जो कंट्री है उसके लिए। ठीक है, जैसे अभी कोई भी कंट्री ऐसा चाहती ही नहीं है कि मैं बीच में खुश हूँ, यूएसए के अलावा। यूएसए ने तो ऑफ कोर्स 2 मिलियन का वहाँ से अपना जो फंड है वो भी इशू करवाया है इजराइल के लिए,
बट और लोग इस कोलाइजन में घुसना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। और वो लोग जब कोई एक कंट्री को मान लीजिए इंडिया ने जो पोजीशन ले लिया, तो अब कुछ कंट्रीज जो है वो इंडिया जैसी पोजीशन ले लेंगे। जैसे यूके ने खुद इंडिया जैसी पोजीशन ली है, कनाडा ने खुद इंडिया जैसी पोजीशन ली है कि उन्होंने मतलब कि वोटिंग करना ठीक ही नहीं समझा। फिर इसराइल और उसको अलग है, तो वो एक दूसरे को देख के ही अपनी पोजीशंस का जो है निर्धारण कर लेते हैं। और इसी में इनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं वेस्ट के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंटशिप की कमी देखने को मिलती है। उनके डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस उसी का नतीजा है, ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ उनके साथ आ जाते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो ज़्यादा उनके लिए अच्छी है नहीं, मतलब उनके विचार उनके लिए अच्छे नहीं है। वो अपने खुद के पर्सनल मोटिव्स की वजह से उनके साथ जुड़ते हैं। और जब ये सब होता है तो बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि खुद पता है यूएसए को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ लोग हो चुके हैं। मतलब लोगों को, पीपल जो खुद इजराइल के पीपल हैं, उनको उनका जो रूल था, उनकी जो रेडिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे अभी लास्ट 5-10 सालों में, वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। और कहीं ना कहीं इसी को एक मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनका भी फेलियर है जिसने हमास को ऐसा करने के लिए उकसाया। तो यही कहते हुए ऑथर बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट्स को इतना स्ट्रेंज बिहेव नहीं करना चाहिए। और अभी 3 ही तरीके से इसके आगे आने वाले आउटकम होने वाले। या तो कुछ कंट्रीज़ ये बोलेंगे कि मतलब कि ये मॉरली रॉन्ग है, एम्पावर जैसे हमास जैसे ग्रुप्स को एम्पावर करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, वो बिल्कुल हमास के खिलाफ उनको एम्पावर नहीं करना चाहते। सेकेंड सिचुएशन जो है कंट्रीज़ वो इस तरीके से बोलेंगे कि एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक और अनएक्सेप्टेबल है कि इजराइल जो है वो एक तरीके से इतना ज़्यादा बॉम्बिंग कर रहा है लोगों के ऊपर, तो इसके सपोर्ट में आएंगे। और थर्ड पोजीशन क्या होगा? थर्ड पोजीशन यही होगा कि पीस कर लीजिए, और वो भी बिना मतलब कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के बिना वो पीस जो है वो नहीं हो सकता। तो थर्ड जो होंगी वो पीस के ऊपर होंगी। मोस्टली चाहती तो सभी पीस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2 स्टेट सॉल्यूशन दे रही हैं, ठीक है। तो यही अब देखने को यही मिलेगा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो नेशंस हैं वो किस तरीके से इनमें बटे हुए होंगे। इससे ज़्यादा कोई मतलब पोजीशन आने वाली है नहीं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइडिया पेज से हमारे पास टू क्लियर द एयर, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन कैन नॉट बी मिटिगेटेड बाय पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स अलोन, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रैपिड ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स आर नीडेड। यानी कि यहाँ पे ऑथर जो है उनका नाम है श्रीनाथ रेड्डी, और वो बताते हैं कि कैसे जो हवा है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब उसको ठीक करने के लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्शन जो हम करते हैं, मास्क लगा लेते हैं या एयर प्योरीफायर घरों में ले आते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब अगर इसको ठीक रखना है तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको क्लीन करना पड़ेगा। रैपिड ट्रांजिशन, बहुत स्पीड से हमें दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल की जो है उससे अलग होना पड़ेगा, ठीक है। ऑथर जो वो बताते हैं कि कैसे एक अभी रिपोर्ट आई है, ठीक है। उस किसने रिपोर्ट निकाली है? रिपोर्ट का नाम है वो है एयर क्वालिटी लाइफ। ओके, दिस इज नेम ऑफ रिपोर्ट, एयर क्वालिटी लाइफ। और इसको निकाला किसने? इसको निकाला है मिशेल ग्रीनस्टोन, ठीक है। और कहाँ पे काम करते हैं ये जो है एपिक से इसे उन्होंने निकाला है, यानी कि एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, एपिक, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जब इस रिपोर्ट को निकाला तो इसमें इन्होंने बताया कि कैसे एयर क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो जीवन का जो एवरेज है कि एक इंसान कितने साल जिएगा, वो 5.3 साल एवरेज की स्पीड से कम हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर पहले कोई इंसान 5 साल ज़्यादा जीते थे तो, लेकिन अब एवरेज जो वो है वो 5 साल कम जिएंगे। अगर ये रिकॉर्ड हम दिल्ली का देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है, मोस्टली वर्ल्ड में टॉप पे रहता है। दिल्ली, वुहान जो है चाइना के अंदर, या फिर लाहौर जो है पाकिस्तान के अंदर, ये मोस्टली एक दूसरे को कभी कभी ऊपर जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम दिल्ली जो है वो हमेशा वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे रहता है पोल्यूशन के मामले में। इतना ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे देखने को दिखाई देता है, देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर दिल्ली का ये आंकड़ा निकाला जाए तो ऐसा माना गया है कि 11 साल, ठीक है, 11.9 ईयर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 12 साल की जो ज़िंदगी है, जो एक इंसान अगर कहीं और रह के ज़्यादा जी सकता था 12 साल, वो दिल्ली के अंदर रह के उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो
पोल्यूशन की वजह से 11.9 यानी कि 11 साल 9 महीने के लिए कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा ऑथर की जो रिपोर्ट है, मिशेल ने जो ये रिपोर्ट निकाली है, उनका ऐसा मानना है। दिल्ली हमेशा से टॉप रहा है। 2020 की एक लिस्ट निकली थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, 2022 के अंदर सॉरी, उसके अंदर जो 50 ऐसी सिटीज़ है वर्ल्ड में जिनका ऐसा माना गया था कि ठीक है मतलब कि ये कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है, सबसे टॉप 50 जो पोल्यूटेंट सिटीज़ है उनका जब आंकड़ा निकाला गया तो उसमें से जो 39 सिटीज़ थी वो इंडिया के अंदर मिली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली इंडिया के अंदर रहने के लायक नहीं, और सिटीज़ तो बहुत अच्छी है, चलो चलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करके रखता है लोगों की। मुंबई का मुद्दा कितने दिनों से चल रहा था, और जो सिटीज़ है, जैसे जो ये देखिए मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं तिब्बत और नेपाल की तरफ से, और यहाँ से जाते हुए सिक्किम और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से इधर आते उत्तराखंड, और यहाँ से राजस्थान, एंड दिस इज़ गुजरात एरिया, एंड नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे, रुकिए, कैसे जो ये इंडिया का मैप है इसके अंदर यहाँ के जो मुंबई और महाराष्ट्र के पास के जो एरियाज़ है यहाँ पे सी देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे आपको सी दिखेगा, देखिए यहाँ पे सी है, ठीक है। और इसकी वजह से जो भी यहाँ पे पोल्यूशन होता है तो सी की जो वेव्स आती हैं वो यहाँ से आती है, इधर आगे आ जाती है, फिर वापस ले जाती हैं उसको सी के अंदर, क्योंकि हमेशा जो वार्म एयर हवा जो होती है, गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो ये हवा के साथ होता है, क्योंकि जो समुंदर है वो जल्दी ही गर्म नहीं होता है और जल्दी ही ठंडा भी नहीं हो पाता है, लेकिन लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ के अब ठंडी हवा की तरफ जाएंगी, राइट, तो वो समुंदर की तरफ चली जाती हैं। लेकिन जब समुंदर गर्म होता है कॉन्स्टिट्यूएंटली तो उसका खुद का अंदर, क्योंकि वो डीप है, वो जल्दी नहीं हो रहा, लेकिन जब हो जाएगा तो वो ठंडा भी उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से भी कुछ हवाएं उठेंगी जो कि इधर चली आएंगी, ठीक है, लैंड की तरफ। तो इस तरीके से जो ये गर्म हवा होती है पॉल्यूशन को अपने साथ ले जाके सी में ले जाती है, और फिर जो ठंडी हवा वहाँ से जो गर्म हवाएं निकल के आती है नीचे से, तो वो लोग वाटर वेपर वगैरह लेके मतलब क्लीन होता रहता है एक तरीके से। यहाँ पे आपको पॉल्यूशन लेवल टेम्परेरी दिखाई देगा, कोई भी कोस्ट के पास जो भी जितने भी वहाँ पे, कि टेम्परेरी वहाँ पे आपको पॉल्यूशन बिल्कुल दिखाई देगा किसी भी कारणवश से, लेकिन वो चला जाएगा। लेकिन अब हम आते हैं ऊपर की तरफ इंडिया में, ठीक है। तो ऊपर का जो आप ये एरिया देख रहे हैं जहाँ पे मैदानी एरिया है, दिस एरिया, तो ये जो मैदानी एरिया, इसको गंगा के मैदान भी बोला जाता है, यानी कि गंगेज प्लेन्स। यहाँ पे कहीं पे कोई सी है नहीं, राइट। ऊपर से यहाँ पे बहुत ही हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल हिल्स है, हिमालय है यहाँ पे, तो ये हवाएं जो है वो ज़्यादा जा नहीं पाती है, ट्रैप नहीं हो पाती है, इसीलिए दिल्ली की लोकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो दिल्ली की लोकेशन जो देख पा रहे हैं, इसीलिए इस एरिया में पोल्यूशन जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। और वो टेम्प्रेरी बिल्कुल भी नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता है, अगर आ गया है तो वो वहीं पर रहता है। क्या हुआ साउथ वेस्ट मानसून वगैरह कुछ लेके चले जाए तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं, उसके बाद भी क्योंकि ये जाने ही नहीं देता है ना इधर ना उधर, ये हर जगह से ट्रैप है, कहाँ ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पोल्यूशन जो है इंडिया के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखें कि पोल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2-3 टाइप के आजकल देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले होता है PM10, ठीक है। PM10, PM क्या होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। पोल्यूटेंट जो होता है मैटर, उसको PM बोलते हैं, और 10 जो है ये सबसे लेस हार्मफुल है, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ के लिए लेस हार्मफुल है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है PM 2.5, ये अभी तक का माना जाता था कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन अब इससे भी छोटे लेवल पे पोल्यूटेंट आने लगे हैं, जो कि ह्यूमन की जो लंग्स हैं, आप देखेंगे कि ह्यूमंस की जो लंग्स है उनके अंदर एक हमारा होता है, यहाँ पे छोटे छोटे वो होते हैं कि आपके अंदर इसमें पोल्यूटेंट्स अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो PM 2.5 है, इससे नीचे आता है PM
0.1 जिसको अल्ट्रा फाइन बोला जाता है। PM 2.5 किस में आता है? फाइन पार्टिकुलेट्स में आता है, ठीक है। और इसमें जो 0.1 है ये अल्ट्रा फाइन जो पार्टिकुलेट है उनके अंदर आता है, और ये लोग यहाँ लंग्स के अंदर से अंदर घुस जाते हैं। मान लीजिए बिल्कुल छोटा सा है, ये लोग जाएंगे इसके अंदर से, लंग्स के अंदर चले जाएंगे। और कोई भी चीज़ आपने अगर कोई चीज़ साफ़ किया है, आपने अगर कभी अपने घरों में AC जो होती है उसके जो फिल्टर्स उनको आप साफ़ करते हैं तो वो कितने छोटे छोटे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गया वो, इतना ज़्यादा। और जब आप उसको साफ़ करेंगे तो वो कैसे निकल के बाहर आता है, नहीं कैसे जाला सा बन जाता है, और उसमें आप देखेंगे कि ओ माय गॉड कितना सफोकेशन था इसके अंदर। वैसा ही कुछ जाला जो है, वैसा ही कुछ इकट्ठे हो के आपके लंग्स में हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स के पास इतना ज़्यादा वो नहीं है कि उसको बाहर भी वो भेज सके नोस्ट्रल्स के थ्रू, राइट। नोस्ट्रल्स तो आपके उनको प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाती है, वो तो उसको अंदर जाने दे रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बड़ी है। और बहुत सारे पोल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सीवियर टाइप के अगर मैं आपको बताऊं तो 5-6 टाइप के होते हैं। जैसे पहला क्या होता है? लाइन सोर्स होता है, ठीक है। लाइन सोर्स से कौन से पोल्यूशन निकल के आते हैं? लाइन सोर्स से पोल्यूशन निकल के आते हैं व्हीकल्स के। दूसरा जो है उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स, यानी कि पावर प्लांट्स जैसे हैं, या फिर मैं आपको बताऊं फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, ऐसी ऐसी जगहों से जो निकलता है उसको पॉइंट्स बोलते हैं। थर्ड होता है एरिया सोर्स। तो एरिया नाम में ये है कि एरिया वगैरह से जो सोर्सेज निकलेंगे, जैसे कि गार्बेज की जो डंप साइड होती हैं, ठीक है, या फिर सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो ढंग से नहीं किया गया, तो उन सब की वजह से जो निकलता है उसको बोलते हैं एरिया सोर्सेज। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं नेचुरल सोर्सेज, कि नेचर की वजह से क्यों पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूटेंट जो निकल के आते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है, वोल्केनिक का जब इरप्शन होता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से। और आखिरी जो पूरे साल पॉल्यूशन होता रहता है, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, वो है डीजल एंड फ्यूल बेस्ड, ठीक है। तो जो डीजल फ्यूल की वजह से होता है, और इसके अलावा जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पूरे साल पोल्यूशन लगातार देखने को मिलता रहता है। फिर कुछ सीजनल पोल्यूशन भी हैं। तो सीजनल पोल्यूशन क्या होते हैं, ये आप लोगों को लगेगा कि जैसे अभी दिवाली आने वाली है, अभी सीजन होएगा, एग्रीकल्चर है, अभी कुछ क्रॉप्स कटी है, उनका जो स्टेपल बच जाता है उसको बहुत सारे फार्मर्स के लिए मिटिगेट करना मुश्किल हो जाता है कि उसको कहाँ लेके जाए, उस पर खर्च आएगा, तो इसीलिए वो क्या कर देते थे, उसको जला देते थे, ठीक है। तो ये जो है स्टेपल्स वगैरह को जला देना, ये एक बर्निंग इसको बोलिए, नॉट फायर बर्निंग, स्टेपल बर्निंग जो है ये एक सीजनल पॉल्यूशन की तरीके से काम करता है, ओके। तो और लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि PM 2.0 अल्ट्रा जो है ना, ये बहुत मतलब हाउस होल्ड के पॉल्यूशन नहीं है। आप लोग जो ये लगा देते हैं, मतलब घरों के अंदर मोस्टली जो ये महक लेने के लिए प्योर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो गैसेस आती हैं उनके इस्तेमाल में जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी PM 2.5 होता है, ठीक है। फ्रेशनर्स वगैरह जो आप लोग यूज़ करते हैं अलग अलग, कि चलो घर के अंदर बहुत अच्छी स्मेल आएगी, उसके अंदर एक्चुअली में PM 2.5 है, और ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो आज से अगर आप लोग अपने घर में कोई भी, अगर आपके घर में फ्रेशनर्स वगैरह का इस्तेमाल करता है तो आप उसको उसका इस्तेमाल करने ना दें, बिल्कुल मना कर दें कि नहीं ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, बता दें उनको, ठीक है। तो हेल्थ के हार्म्स होते हैं। अगर हेल्थ के ऊपर देखा जाए कि हम कब से पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हार्म्स होते हैं, तो हेल्थ के ऊपर इसके जो हार्म्स है वो देखने को मिलते हैं। छोटे मोटे जैसे एक्यूट देखें तो क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है आपको, या फिर एलर्जी हो सकती है, स्किन की एलर्जी जो होती हैं, और या फिर क्या हो सकता है जो ब्रेथ टेकिंग है उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत सफोकेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्यूट लेवल पे। लेकिन इसके जो बड़े हैं, यानी कि मेजर जो कोजेस है वो क्या क्या है, तो मेजर कोजेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आ जाता है आपका हार्ट स्ट्रोक, ठीक है। हार्ट स्ट्रोक उसके अंदर आ जाता है, हार्ट स्ट्रोक। और दूसरे नंबर पे उसके अंदर आ जाता है ब्रेन का डैमेज हो जाना, यानी कि ब्रेन का स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स। तो ये जो दो हैं ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अल्ट्रा फाइन और ये फाइन जो पोल्यूटेंट आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं वो क्या करते हैं कि अब वो वहाँ से निकल के क्या करने लगेंगे, लंग्स के अंदर है, वहाँ से वो कहीं ना कहीं जाएंगे, या कुछ लंग्स के अंदर फंस जाएंगे एक तरीके से। दूसरा प्रॉब्लम क्या करेंगे, कुछ ब्लड वगैरह में मिल जाएंगे, और जब वो ब्लड के अंदर मिलेंगे और आपके जो एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक्स हैं,
स्क्लेरोटिक प्लेक्स, उनका काम अच्छे से नहीं करने देंगे, यानी कि आपका जो ब्लड है उसको वो अच्छे से जितना उसकी क्वांटिटी जैसी होनी चाहिए वो नहीं रहने देंगे, और वो उसमें क्या करेंगे, उसको ट्रिगर करते रहेंगे ब्लड्स को, ठीक है। ब्लड को ट्रिगर कर करके क्या बना देंगे, क्लॉट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब आपका ब्लड जो है वो हैवी होने लग जाता है। कोई चीज़, देखिए आप पानी का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। पानी क्या होता है, बहुत ही लिक्विडी चीज़ है, राइट, स्लाइमी नहीं है, बहुत लिक्विड है पानी। अब आप उसके अंदर अगर लगातार कुछ ऐसा डस्ट 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 डालते रहेंगे तो पानी कि जब कैपेसिटी कम होगी तो वो धीरे धीरे कैसा होने लग जाता है, पानी हैवी होने लग जाता है, ठीक है, हैवी होगा, राइट। तो आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे जब कोई इंसान आटा गूंथ रहा है और आटा बिल्कुल ऐसे सॉलिड सा है, लेकिन जब उसके अंदर लिक्विड डालते जाते हैं तो वो ऐसा डो बन जाता है, और डो बनने के बाद वो उसकी जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हो जाता है। इसी तरह पानी के अंदर अगर आपने मिट्टी डाल दिया तो मिट्टी जो है वो कैसे लिक्विडी हो जाती है, पानी कैसे भारी हो जाता है, वो स्लो भी हो जाता है चलने में, ज़्यादा फास्ट नहीं चल पाता है। तो ऐसा ही कुछ ब्लड के साथ देखा जाता है, क्योंकि ब्लड की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो थोड़ा सा उसको स्लाइमी बना देती है। यानी ब्लड में जब अगर कोई डस्ट मिलेगा तो वहाँ पे क्लोटिंग होने के चांसेस है कि वहाँ पे छोटा छोटा ऐसा ब्लड ना क्लोट्स बन जाएगा। वैसे तो नॉर्मली ब्लड्स को ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्लड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोट बन गया, फिर यहाँ पे कोई क्लोट बन गया, फिर यहाँ पे कुछ क्लोट्स बन गए हैं। और ये आप तभी भी देख सकते हैं जब आपको कभी चोट लगी हो, ब्लड बाहर आ जाता है तो कैसे सूखने के बाद वो कैसा हो जाता है, राइट, कैसे क्लोटिंग सा टाइप का बन जाता है, जेली टाइप थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं ये सारी चीज़ें ह्यूमन हेल्थ के लिए, राइट। और नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन पेज के ऊपर। सो सबसे पहले आता है इश्यूज इन इलेक्टोरल बॉन्ड केस। तो देखिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अरुण जेटली की है। ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने ये बैग लिया हुआ है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। यहाँ पे अरुण जेटली जी हैं, यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास वो हैं। और ये फ़ोटो लिया गया है यूनियन का जब बजट आया था 2017 का, उसके अंदर। और यहाँ पे अरुण जेटली जी ने इस बजट में फाइनेंस जो बिल्स हुए थे, फाइनेंस बिल्स के अंदर या मनी बिल के अंदर, जो कि आर्टिकल 1110 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के में, और उसके कुछ अंदर उन्होंने एक जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है इसको क्या किया था, पास करा था, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। इसलिए इनके ऊपर हमेशा से ऐसे मुद्दे भी होते रहे कि इन्होंने इसको मनी बिल में डाल के गलती की है। खुद में एक मनी बिल तो कुछ है ही नहीं, और ये राज्यसभा को बस सरपास करना चाहते थे, क्योंकि मनी बिल के अंदर राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उसको मना कर सके कि नहीं इसको नहीं आप कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट की परमिशन इसमें पहले ही होती है। तो इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए भी प्रेसिडेंट भी इसको ना होल्ड कर सकते हैं ना इसमें मना कर सकते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट को भी परमिशन पहले ही मोस्टली होती ही है उनकी। तो ये सारी चीज़ें होती है कि ये केस के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। अभी जो 26 तारीख को एक PIL लग गया, पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस का बेंच बैठाया है, ठीक है। उसको हेड कौन करेंगे, हेड करेंगे CJI, हमारे जो चीफ जस्टिस है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये इनको हेड करने वाले हैं, और 5 बेंचेस का ये जजेस का ये बेंच होने वाला है। इसके और जो जजेस हैं उनमें से एक जजेस का नाम है संजीव खन्ना, दूसरे जो जज हैं उनका नाम है BR खवाई, एंड तीसरे जो होंगे वो होंगे JB पर्देवाला, फोर्थ है मनोज मिश्रा, एंड फिफ्थ तो ऑलरेडी हमें पता है कि CJI हैं। तो ये जो होंगे ये इस मुद्दे के ऊपर, ये केस के ऊपर बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोरल जो बॉन्ड होते हैं वो होते क्या। एक्चुअली जो मैंने अभी मैगजीन करवाई है जस्ट 2-3 दिन पहले, उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है। अगर आपको उसके अंदर जाके देखना है तो ज़्यादा डीप में जाके आप वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में एक समरी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कब हुआ है, 2017 के अंदर हुआ है। कौन इनको इशू कौन कर सकता है, SBI इशू कर सकता है। डिनोमिनेशन क्या होता है, कितने पैसे से आप खरीद सकते हो, तो 1000 रुपये से लेके उस बॉन्ड को आप खरीद सकते हो 1 करोड़ तक का, ठीक है। यानी एक बॉन्ड आपको 1000 रुपये का भी मिल सकता है, 1 करोड़ तक का भी मिल सकता है। आपकी कैपेसिटी आप कितना देना चाहते हैं। उसके अलावा कब खरीद सकते हो, तो 10 दिन की विंडोज़ होती है, 10 डेज विंडो, और पर्टिकुलर मंथ्स में ही सिर्फ ये आप खरीद सकते हो। जैसे जनवरी के अंदर ये विंडो शुरू होती है, ठीक है, फिर अप्रैल के अंदर ये विंडो होती है, फिर जुलाई के अंदर ये विंडो होती है,
उसके बाद अक्टूबर यानी इसी मंथ के अंदर ये विंडो है। कौन कौन पार्टीज़ इसमें कितना किन किन को मिल सकता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो एक्ट है 1951 उसका जो सेक्शन 29 है, सेक्शन 29A, ठीक है, सेक्शन 29A जो वो ये बात बताता है कि कोई भी एक ऐसी पार्टी जो कि लोकसभा की पार्टी है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट पार्टी या फिर लेजिस्लेटिव की जो पार्टी है असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, लोकसभा में पता है पार्लियामेंट सेंटर में आ जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट के लिए। अगर इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी है जिसका लास्ट इलेक्शन के अंदर 1% मिनिमम यानी कि वोट उसको आए हैं, तो उसके बाद उनको बॉन्ड जो है वो दिए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा किसका बोलना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और पीपल एक्ट में है तो ये क्या हो गया, स्टेटूटरी बॉडी हो गया है, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, स्टेटूटरी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको डाला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। तो ये है। अभी आपका एक लास्ट जो इसके अंदर है कि कितने दिनों के अंदर इसको सबमिट करा देना चाहिए, तो अगर आपने मान लीजिए 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 15 अक्टूबर को इसको आपको करवाना ही पड़ेगा। ये एक शर्त है कि सिर्फ 15 डेज मिलते हैं रिसिपिएंट को कि वो जाके उसको फंड को डाल दे, उसको जिस भी कंसर्न अकाउंट के अंदर वो उसको देना चाहता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इनको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया था, वाई दिस वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये सवाल है कि जब अरुण जेटली जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, तो उनका बोलना था कि आज तक जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी पार्टी किसी को भी कुछ भी फंड किए जा रही है, उस चीज़ को रोकने के लिए, यानी कि पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर करप्शन को रोकने के लिए यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाएगी और करप्शन जो है वो कम हो जाएगा, राइट। करप्शन क्या होगा, कम होगा, ट्रांसपेरेंसी क्या है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा इसके करने के लिए, इसको लागू लाने के लिए 4 एक्ट्स जो है उनके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे। तो पहला एक्ट जो इसी यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अगर आए तो उसके लिए एक बार समझ लेते हैं। पहला एक्ट है वो क्या है, FCRA, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एक्ट है जो कि 2010 के अंदर लाया गया था, यानी फॉरेन से कोई भी चाहे तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो उसको यहाँ पे अमेंड किया गया। दूसरा जो एक्ट था वो है RPA, उसको तो हम पहले ही समझ सकते हैं, उसके 29 सेक्शन है उसके अंदर ये बात बोली गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, राइट। और नंबर 3 जो है इसमें था इनकम टैक्स। क्योंकि वाई इनकम टैक्स, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 में आया था, और इसी के अंदर ये बात लिखी गई है कि कोई भी इंसान अगर उसने 1000 रुपये का बॉन्ड लिया है तो वो 1000 रुपये ही ऐसे कैसे पॉलिटिकल पार्टी को फंड में मिलेंगे, उसमें कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा, ना उस देने वाले यानी कि जो सेंडर है उसको मिलेगा, ना ही जिनको पे कर रहे हैं उनको मिलेगा। और नंबर 4 जो था वो था द कंपनीज एक्ट, क्योंकि इसके अंदर कंपनीज जो है वो भी इसको आपको फंडिंग ये दे सकती हैं, ठीक है। पहले कंपनीज के ऊपर कुछ अपर लिमिट होती थी कि वो 30% या 40% से ज़्यादा जितना भी उनका प्रॉफिट वगैरह है उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, इसके अंदर कोई इंसान चाहे तो अनलिमिटेड कितना भी दे सकता है। और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एम्बिगुअस होता है, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि किसने कितना दिया। मान लीजिए चार्ट है यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग इतना हुआ है। तो ये केस जब एक बार पहले भी किया गया था 2017-18 के अंदर, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर रूलिंग दी थी कि आप क्या करेंगे, आप जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको जितने भी बॉन्ड मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि वो आप EIC को बताएंगे, यानी कि इलेक्शन जो कमिश्नर है इंडिया का, नॉट EIC, इट शुड बी ECI, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का, उसको आप ये जानकारी देंगे कि कितना हमें बॉन्ड मिला, वो इस चीज़ को रजिस्टर करेंगे, लेकिन वो किसी को भी वो बताएंगे नहीं, जस्ट उनके ऊपर एक तरीके से नज़र होने के लिए ये बताया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 15 to 16%, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, कांग्रेस वगैरह जो है, वो इसके खिलाफ रही हैं कि ये जो पार्टीज़ हैं इन्होंने दूसरों को कर्ब कर दिया और खुद ये अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा लेने के लिए घोटाला, करप्शन जो इसको बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए अभी जो पिटीशन लगी है वो भी कांग्रेस और अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उन्होंने लगाई है, ठीक है। तो 5-6 जो मेंबर है इन्होंने इसको लगाया है। और आगे देखते हैं अब इसमें क्या होने वाला है। संडे को यहाँ पे एक हियरिंग हुई थी सेंटर की तरफ से जब इस केस में, तो वहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AJI जो है, उन्होंने बताया, उनका नाम है R वेंकटा
रामनी, ठीक है। आर वेंकटा रामनी जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल है, एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बोला आप लोग बताइए। देखिए आप रोज़ का थोड़ा थोड़ा भी सीखेंगे ना कि इसमें डिफरेंस क्या है, चलो सर्च कर लेते हैं, नहीं पता है तो चलो पॉलिटी की बुक के अंदर पूरे चैप्टर इनके अलग अलग दिए हुए हैं, लक्ष्मीकांत में जाके खोल लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्या पूछा है, तो वो आपको फिर ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं बताती हूँ, थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ। तो इस पर आप जाके अगर हो सके तो एक बार देखिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, और फिर अगर उससे ज़्यादा वहाँ तक हो जाए तो भी ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिए, तो उससे मुझे खुशी होगी कि ठीक है कोई सुन रहा है, कोई कर रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड बस यहीं पे कि जो अटॉर्नी जनरल है उनका बोलना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने रिटर्न सबमिशन दिया सुप्रीम कोर्ट को संडे को कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे सिटीजन का जो राइट है कि वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर ना लगाई जाए, ठीक है। नहीं, क्यों बताना है हर सिटीजन्स को। यहाँ पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना वो चाहती हैं कि जो सभी के सभी, यहाँ पे देखिए जो दूसरा आर्टिकल है इसके अंदर ये बात बताई गई है कि कैसे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि जितने भी पॉलिटिकल जो मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिक ऑफिसर घोषित कर देना चाहिए, ठीक है, उनको उस दायरे में लाना चाहिए। इसी चीज़ की अभी पिटीशन भी लगी, अभी देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बयान देते हैं कि उनको पब्लिक ऑफिसर्स बोला जाए, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स। मैंने यहाँ पे गलती से पॉलिटिकल लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिक ऑफिसर। जैसे कि मतलब सेंटर के जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं वो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा, अब ये लोग आ जाएंगे आरटीआई जो एक्ट है 2005 उसके अंडर में आ जाएंगे, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में आ जाएंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन का राइट है, हम कुछ भी जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल का इसी के ऊपर ये बयान है कि सिटीजन्स को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रखने में कोई बुराई है नहीं, उनको क्यों हर चीज़ के बारे में बताना। तो ऐसा मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट है, और ये बताते हैं कि ये जो स्कीम है ये बेनिफिट करती है जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, मतलब जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ठीक है, कुछ एनोमिनिटी, कुछ पीपल जो है वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम बताया जाए, उनके बारे में बताया जाए। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल की है। नेक्स्ट हम आर्टिकल पर देखते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने प्रिजनर डिलेमा के बारे में बात की है, और ये प्रिजनर डिलेमा होता क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। तो इन्होंने एक्चुअली गोवा के अंदर एक मैरीटाइम कॉन्क्लेव है, डिफेंस मिनिस्टर ये राजनाथ सिंह हमारे इंडिया के हैं, और उन्होंने वहाँ पे एक स्पीच दी और वहाँ पे उन्होंने बात की प्रिजनर डिलेमा की। तो प्रिजनर डिलेमा जो एक बहुत पॉपुलर सा गेम है, ठीक है, गेम के अंदर जो गेम थ्योरी होती है उसका एक पॉपुलर कंपोनेंट है, ये साइंस की ब्रांच है जो बताता है कि कैसे पीपल्स या कैसे कोई एंटिटी है वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर कैसा बिहेव करने वाले हैं। देखिए प्रिजनर डिलेमा क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब दो कैदियों को मान लीजिए यहाँ पे दो जो प्रिजनर्स हैं उनको प्रिजन के अंदर लाया जाता है, लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा सबूत है नहीं कि आप उनको ज़्यादा समय के लिए जेल के अंदर रख सकें। ओके, तो अब जेल के अंदर इसको नहीं रख सकते, आप क्या करेंगे, दो कैदी हैं, एक को एक सेल के अंदर डालेंगे जेल के, दूसरे को दूसरे सेल के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये है प्रिजनर नंबर 1, ये है P2, ठीक है, ऐसे नाम याद रखते हैं P1 P2। तो P1 जो है P2 से अब आप इनके पास जाएंगे और इनको बताएंगे कि देखिए अगर आपने ये क्राइम तो हुआ है और हमारे पास एविडेंस इतने है कि हम आपको 1 साल के लिए यहाँ पे रख दें, ठीक है, जेल के अंदर, लेकिन अगर आप बता देंगे कि इसमें इसका हाथ है तो आपको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है, और दूसरे को मिलेंगे 15 ईयर्स की जेल, 15 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सेम चीज़ वो करते हैं रिपीटेड दूसरे के साथ भी, वो दूसरे को भी बोलते हैं कि अगर आप P2 के बारे में बता देंगे ना तो आप फ्री हो जाएंगे, यानी P1 के बारे में बता देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, और P1 जो है उसको मिल जाएगी 15 ईयर्स ऑफ जेल। अब देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए, आइडली यहाँ पे ये बात होना चाहिए कि वो लोग 1 साल की जेल काट लें, क्योंकि नहीं तो, और अगर दोनों ने बता दिया, यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है कि दोनों ने बता दिया तो इनको मिलेगी दोनों को 10 साल की सज़ा। एक में आपको दोनों को 1 साल की सज़ा मिल रही है जब आप चुप रहते हो, दूसरे में आपको अगर दोनों ने बता दिया तो 10 साल की सज़ा मिल रही है, तीसरे में अगर कोई एक बोल रहा है तो 15 साल की सज़ा मिल रही है। आइडली क्या रहना चाहिए, दोनों को चुप रहना चाहिए कि ठीक है 1 साल निकालते हैं। लेकिन
डायलेमा कब बन जाता है? डायलेमा बन जाता है तब जब P1 और P2 एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और उनको लगता है कि शायद कहीं P1 ना बता दे, या P1 को लगता है कि कहीं P2 ना बता दे। तो यहाँ पे आके ये बन जाता है पूरा का पूरा डायलेमा, और इसी वजह से बहुत सारे जो हैं वो बता देते हैं और मोस्टली 10-10 साल की उनको सजा भी हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बता देते हैं, दोनों को ही डायलेमा रहता है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। तो ये बेसिकली प्रेजनर डायलेमा का पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा बेस है। तो इसी में यहीं पे राजनाथ सिंह जी जो है वो यही बता रहे थे कि कैसे लोगों को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, मतलब अपने सोल्जर्स वगैरह को समझा रहे थे। हाँ, नेक्स्ट हम या फिर लास्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे इस एक्सप्लेन पेज का वो देखते हैं। सो आर्टिकल शुरू होता है, नेपाल्स माउंटेन्स लूज 1/3 ऑफ देयर आइस पोटेंशियल इम्पैक्ट। नेपाल का जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है उसने लगभग जो 1/3 आइस है नेपाल के ऊपर, जो हिमालयाज़ का जो लेसर हिमालयाज़ है वहाँ पे नेपाल पड़ता है, और वहाँ पे हमें पता है कि माउंटेन्स जो होती है, ये माउंटेन है, ठीक है, इसके ऊपर स्नो है। ये जो एरिया है, ये वाइट आप देख रहे हैं, ये पूरा स्नो से ढका हुआ। आप कभी सैटेलाइट्स के ऊपर चलिए, या कभी क्या चलिए अभी ही चलते हैं हम सैटेलाइट्स के ऊपर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो हिमालय है, वहाँ की जो माउंटेन्स है वो कैसे बर्फ़ से ढकी हुई हैं। देखिए ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हिमालय का रीजन है, ठीक है। ये देखिए, ये इंडिया के ऊपर है हिमालयन रीजन। यहाँ पे हम चलते हैं नेपाल की तरफ, ओके, काठमांडू नेपाल के जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए कैसे महानसू पे हम चले गए, और ये जो वाइट आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा स्नो है। लेकिन मैं इसको आपको सैटेलाइट के अंदर भी दिखा देती हूँ, लेट्स सी। देखिए कैसे ये हमें जो और पार्ट है वो ग्रीनिश दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम जाते हैं इन हिली टॉप्स के ऊपर तो कैसे ये हिली टॉप्स जो ये ढकी हुई हैं बर्फ़ से, ठीक है। देखिए कैसे ये, और ये बीच में आप क्या देख पा रहे हैं, वैलीज़ देख पा रहे हैं, अलग अलग वैलीज़ बीच में दिख रही हैं, और अलग अलग फिनोमिना ज्योग्राफी के ऊपर आपने टर्म से होगा। लेकिन ये जो भी आप देख रहे हैं इन वैलीज़ में, या देखिए यहाँ पे बीच में एक रिवर भी है, एक बिल्कुल छोटी सी जगह, और ये यहाँ पे पूरा का पूरा आइस से बनी हुई है। क्यों बना हुआ है? ये फ्रेंच पास है यहाँ पे, इसके अंदर 5300 मीटर पे। तो ये देखिए कैसे ये पूरा का पूरा आइस पे, क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, और वाटर वेपर अपना जो रूप है वो चेंज कर लेते हैं। तो लेकिन पहले अब हम देख रहे हैं जितना, वो इससे अभी 1/3 जो है वो आइस कम हो गई है। ये हिमालय का जो ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे भी देखिए पूरे की पूरी माउंटेन्स मोस्टली आइस से भरी होती हैं ऊपर। तो अभी ये जो है ये 1/3 से बहुत जल्दी, यानी कि ये कम हो रहा है, ये आइस जो है वो पिघल रही है। क्यों पिघल रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे आइस जो है वो पिघल रही है। और ये पता कब चला? स्टेटमेंट आई है जो UN के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने मंडे को नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट के पास जो है वो विजिट किया था, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, बाहर आके एक वीडियो बनाई। उन्होंने बताया कि कैसे जो नेपाल है उसकी जो आइस पिघल रही है वो 65% ज़्यादा तेज़ी से पिघली है इस बार, और पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर से, ठीक है, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट 65% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, और ये मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। और अभी इसीलिए उन्होंने गुहार लगाई है कि कैसे जो अर्थ की जो हमारी पीपल है, हम लोग, हमारी जो रूफ है यानी कि छत है वो ढहल रही है, यानी कि पिघल रही है, और लोगों को अभी चेंज करना देना चाहिए अपना जो पैटर्न उन लोगों का वो इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल फ्यूल की एज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये चीज़ें क्या करेंगी? आइस पिघलेगी, आइस पिघल के कहाँ जाएगी? मतलब नॉर्मल सी बात है ना, आप सोचिए एक माउंटेन है, यहाँ से ये आइस जो है पिघल के वाटर का रूप ले रही है, ठीक है, यहाँ तक ये आइस थी, अब यहाँ से ऊपर ये वाटर बनने वाली है। अब ये वाटर बन के कहाँ जाएगी? नदियों में जाएगी। नदियों का इतना वो है नहीं कि बेड उन्होंने बनाया नहीं हुआ है कि वो उसको लेके जा सके, तो ये फ्लडिंग करेंगी। और फ्लडिंग किस एरियाज़ में जाके करेंगी?
ग्लोबल वार्मिंग है, किस एरियाज़ में जाके ज़्यादा फ्लडिंग करेंगे। तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेज है, जहाँ पर ढलान होगी वहाँ पे, और ढलान मोस्टली कहाँ पे, इंडिया के मैदानी एरियाज़ में। तो नीचे आके इंडिया के अंदर फ्लडिंग नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके अलावा कितने ज़्यादा और रिजल्ट, कितने और ज़्यादा रेपरकशन देखने को मिलेंगे वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी जो है ये सब होने वाला है, वो कल्पना से भी बियॉन्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इनका एक ये बताना था। नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं 10 ईयर्स ऑफ चाइना ब्री टेकिंग स्टॉक ऑफ जी ट्रांजिशनल इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये गुलशन सचदेवा जी जो हैं ये इस आर्टिकल को लिखते हैं। गुलशन सचदेवा जी जेएनयू के अंदर एक प्रोफेसर हैं, और वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे ब्री का जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, 10 साल हो चुके हैं। ये बताते हैं कि ब्री का जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जी जिनपिंग द्वारा 2013 के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, अब 2023 चल रहा है, तो इसके बीच में जो है 10 ईयर्स का गैप है। और अब ये है क्या, सबसे पहले कि ये था क्या, सबसे पहले ब्री जो है वो 2 पार्ट्स में है, एक बेल्ट है एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, रोड इनिशिएटिव, तो ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ। बेल्ट जो है वो अलग है। बेल्ट क्या है, बेल्ट जो है वो है, उसका पूरा नाम था सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद जो ये रोड इनिशिएटिव, ये बाद में 2015 में इंट्रोड्यूस होता है, और इसका नाम है वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। बेल्ट, सबसे पहले सिल्क रोड क्या है, ये रिवाइवल है। देखिए पहले कैसे जो सिल्क रोड हुआ करता था, पूरा का पूरे चाइना के अंदर ही उसको बनाया गया था, और वो पूरे मिडल जो मतलब कि एशिया है उसको जोड़ते हुए ऐसे जाता था यूरोप के मेडिटेरियन सी तक। इसी को रिवाइवल किया जा रहा है यहाँ पे चाइना के द्वारा, और वो चाहता है कि जो मिडल ईस्ट है, मिडल जो नॉट मिडल ईस्ट, जो मिडल एशिया है, ठीक है, सेंट्रल जो एशिया है, वो मिलके इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए, और वो मतलब यूरोप के साथ इनके अलग अलग रोड इनिशिएटिव का काम हो सके, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने अलग अलग काम भी किए, जैसे चाइना के साथ इनका एक अलग पॉलिसी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। फिर श्रीलंका, तो श्रीलंका आ जाता है इस कैटेगरी में। वैसे इसका नाम रोड है यहाँ पे, लेकिन ये सी के ऊपर है। ठीक है, जो सी से जो कनेक्शन बनाने वाले हैं, जैसे कि चाइना श्रीलंका के साथ बना चुका है, फिर ऑलरेडी वो जो ईरान इराक है उनके साथ बनाने में लगा हुआ। तो ये जो है ये आता है वन बेल्ट वन रोड के अंदर। सी रूट जो होगा वो होगा वन बेल्ट वन रोड, और सी रूट जो होगा वो होगा इकोनॉमिक इसके साथ। तो 2015 में इनको इनिशियली फिर एक ही नाम से जाने लगा, ब्री के नाम से। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हटा के रख दिया गया ब्री, तो ब्री के नाम से आज तक इसको जाना जाता है। ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री था। 2013 से लेके 2018 के बीच में जब वर्ल्ड बैंक जो है उसने ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि कैसे ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर, कौन बताता है, वर्ल्ड बैंक, और क्या बताता है कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो ऑलमोस्ट चाइना ने 575 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर करी हुई है। और उसके बाद, ये तो 2018 तक का डाटा था, 2018 से अगर ये डाटा अब 2023 तक का देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के अंदर, चाइना ने $1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन जो है उसका इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है। चाइना ने अब अपनी 10th एनिवर्सरी के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि कैसे चाइना के 10 साल हो चुके इस इनिशिएटिव को, और इसमें 150 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ठीक है, और 30 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका पार्ट है। इवन चाइना ने इसके लिए, अब खुद से तो ऐसा हो नहीं सकता, तो चाइना ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इसके लिए लोन्स भी लिए हुए हैं। जैसे इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है जो इंडिया की एशिया का जो डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो एशिया का जो डेवलपमेंट बैंक है वो एक इसका कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन इससे को लोन दे चुका है, और इंडिया भी उसमें एक बड़ा भाग अपना जो है वो रखता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या इंडिया को इससे कंसर्न होने की ज़रूरत है, या इंडिया का इसके ऊपर रिस्पॉन्स आज तक क्या रहा है। तो बिल्कुल इंडिया के अगर सवाल के ऊपर बात किया जाए तो इंडिया और यूएसए, अभी आप सुन रहे होंगे कि कैसे इंडिया और यूएसए एक साथ हो रहे हैं। इंडो पैसिफिक की बहुत बात होती है, इंडो पैसिफिक, राइट। तो इंडो पैसिफिक है क्या, ये एक तरीके से काउंटर
ही तो है ब्री प्रोजेक्ट का। और इंडिया एंड यूएसए हमेशा से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ रही है, ठीक है। उन्होंने हमेशा से अगेंस्ट ये बात कही है कि ये लोग क्या करते हैं। इंडिया सबसे पहली ऐसी कंट्री थी, पता है, इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री थी जिसने यूएन के अंदर सबसे पहले इसको अपोज किया, और उन्होंने बताया कि कैसे चाइना डेब्ट ट्रैप कर रहा है कंट्रीज़ को, कि वो उनको बहुत सारा कर्ज दे देता है और फिर उनको फंसा लेता है पैसे दे के। और क्योंकि जो साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि अभी जो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों इंडिया ग्लोबल साउथ बनना चाहता है, साउथ का लीडर बनना चाहता है, क्योंकि साउथ की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। और जब चाइना उनको ऐसे लालच देता है कि चलिए मैं आपके यहाँ पे आके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करूँगा, पोर्ट बनाऊँगा, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाऊँगा, ये सब काम करूँगा, तो वो कंट्रीज़ के लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ये बन जाता था। और 10 साल से इसीलिए ये अभी तक चल रहा है। इंडिया इसको तोड़ना चाहता है, इसलिए इंडिया अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ आता है और वो कहता है कि इंडिया जो है वो अभी ग्लोबल लीडर है, वो जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडर बनेगा और वो वहाँ पे अपना काम करेगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी मदद चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप चाइना के पास क्यों जाते हो। तो ऐसा इंडिया का मानना है। और इसीलिए अभी जो इंडिया के G20 की समिट भी हुआ था, इंडिया ने लीडरशिप निभाई थी, तो उसमें भी इंडिया ने अपना पार्ट नहीं छोड़ा। और G20 के अंदर उन्होंने खूब अच्छे जो अदर नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशंस, उनको भी अंदर लाने की इसके अंदर बात की। और बहुत सारे अफ्रीका के जो नेशंस हैं उनको उन्होंने बुलाया G20 के अलावा इंडिया के अंदर कि चलिए आप लोग भी आइए, आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंडिया तो हमेशा से चाहता है कि सब लोगों का अच्छे से माना जाए, तो ये भी इंडिया बिल्कुल कोई भी मौका इस चीज़ों के ऊपर छोड़ता नहीं है। और अभी इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि जी जिनपिंग जो है उन्होंने इसको निकाला है, तो अभी 2000 मतलब ये इम्पैक्ट कैसे करेगा जी की जो पोजीशन है उनको। तो BR जो है BRI, ये अभी तक माना जाता है कि ये सबसे बड़ा एम्बिशियस प्लान है जिनपिंग का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एम्बिशियस प्लान है उनका, उनकी पॉलिसी का बहुत सारा क्रिटिसिज्म उन्हें देखने को मिला। UN की तरफ से क्रिटिसिज्म, USA की तरफ से क्रिटिसिज्म, इंडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म। लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा अगर ये फेल हो जाता तो कितना डेप्ट जो है वो चाइना के ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी इससे अडिग रहते हैं, इस काम को करते रहते हैं। और अब उसको 10 साल हो गए, आगे देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट क्या फ़ायदा या नुकसान करने वाला है चाइना को, और उसके बाद हम समझेंगे इसकी इम्पोर्टेंस को। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है इकोनॉमी से, और इकोनॉमी से इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि कैसे फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन टू कर्ब स्मगलिंग कैच मास्टरमाइंड्स। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कैसे जो अलग अलग कंट्रीज़ है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल होता है क्या है, इंटर गवर्नमेंटल क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक साथ आके किसी मुद्दे पे काम करें। ये क्या कह रही है, किस मुद्दे पे काम करना है, स्मगलिंग के ऊपर काम करना है। तो स्मगलिंग के ऊपर काम करना, स्मगलिंग क्या होती है, देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ से ना वहाँ के बहुत सारे जो हेरिटेजियल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कोई मूर्ति हो जाती है उसको चुरा लिया जाता है, ठीक है, हेरिटेज नल, ठीक है, उसको चुरा लिया जाता है। और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को जाके अलग अलग नेशंस के म्यूज़ियम्स में वो आज भी रखी हुई है, स्मगलिंग की जाती है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में इनको बेचा जाता है। तो इसीलिए सीतारमण जी का बोलना है कि जिस कंट्री से कोई भी एंटीक्विटी जो वहाँ की है उसको उठाया गया है, उसको अलग अलग नेशंस जिन जिन की वो थी उनको वापस कर देना चाहिए, जिस भी म्यूज़ियम में वो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर म्यूज़ियम दे आर राइट नाउ, दे शुड बी गिवन बैक टू द रिस्पेक्टिव कंट्री विच दे बिलोंग, राइट। तो इनका यही बोलना है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट ये दे रही हैं। और इनमें ये कहते हैं कि इंडिया की कोई है तो इंडिया को भी दे देना चाहिए। इन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे रोम और जो ग्रीस है उनके लिए उनको समझ में आ रहा है कि कैसे उनको लगता होगा कि उनकी एंटिक्विटीज़ पूरे अलग अलग जगह पे उनसे इतनी स्मगलिंग हुई है। और यही बात पे जोर देते हैं और यहीं पे बोलती हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको एक साथ आना चाहिए। पहली बात तो इंटर गवर्नमेंट होना चाहिए, IG प्लस WCO, ठीक है, इन दोनों को। WCO क्या है, WCO है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, IG क्या है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटरनल
गवर्नमेंटल, ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल, तो ये जो दोनों हैं इनको मिलके काम करना चाहिए, और ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो फिर स्मगलिंग को कब किया जा सकता है, रोका जा सकता है, अदरवाइज़ ये पूरे वर्ल्ड के सामने एक प्रॉब्लम की तरह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम इकोनॉमी से ही चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ये है इंडिया सिक्स फॉर्म टॉक एट WTO, व्हाट इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर रिफॉर्म्स इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी। तो इंडिया, देखिए क्या होने वाला है कि वर्ल्ड का जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अभी मिनिस्ट्रियल एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 4 महीने हैं उसके अंदर अभी, ठीक है, मिनिस्ट्रियल लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन उससे पहले ही इंडिया एक फॉर्मल्स यानी कि फॉर्मल्स बातों के अंदर लग गया, और वो कह रहा है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है ना, जो बॉडी है यानी कि मैकेनिज़्म जो होता है WTO के अंदर, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। अब ये क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या आने वाला है, वो हमें अभी के लिए नहीं पता है, लेकिन कुछ बातें मैं जो एक्स्ट्रा है आर्टिकल से वो आपको बता देती हूँ। WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है, सबसे पहले WTO का जो हेड क्वार्टर है वो है जिनीविया के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनीविया पड़ता है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये है। इसके अलावा हेडक्वार्टर में पता चल गया, इसके अलावा WTO इकलौती, एकमात्र, ओनली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड के सभी डिस्प्यूट्स वगैरह जो हैं उनसे रिलेटेड ये देखती है, नज़र रखती है, तो एकमात्र है, और ये कहाँ से है, UN से है, ठीक है, UN की एजेंसी है, UN ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन एकमात्र एजेंसी, आपको वर्ल्ड में कोई और ऐसी एजेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। और यहीं पे आज हमारा जो आज का न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी एंड हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड कीप गोइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बाय।